अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जी, आज सबसे पहले हम जिस खबर की तरफ चलेंगे वो हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो स्पोक्स पर्सन है, यानी कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन है, मुमताज जहरा बलोच। इनका कहना है कि जी पाकिस्तान जो है वो बहुत अपना कंसर्न शो कर रहा है। किस चीज में भला? कि भारत में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। जी हाँ, भारत में जो मुस्लिम्स रहते हैं या हिंदुस्तान में जो मुसलमान अब रह गए हैं, उनके लिए जी पाकिस्तान जो है बहुत कंसर्न शो कर रहा है कि जी उनके ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है और उन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है भारत में। इस बात को लेके, यानी उनके खिलाफ जो है एक तरह का वायलेंस जो है अगेंस्ट मुस्लिम्स इन टुडेज इंडिया, ये बात की है जी मुमताज जहरा बलोच साहिबा ने कि पाकिस्तान जो है इस पे बहुत ज्यादा अपने आप को बता रहा है, जता रहा है कि जी ये नहीं होना चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि बिल्कुल किसी जगह पे भी, चाहे कोई मुस्लिम हो या चाहे कोई नॉन मुस्लिम हो, उसके ऊपर किसी किस्म का जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का उसके ऊपर वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। और पाकिस्तान तो जैसा कि सब जानते ही हैं कि हम भारत से ही जाहिर है कि साइड पर आकर जो है पाकिस्तान बना है, तो हम तो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं भारत में जो मुसलमान रह गए उनके लिए, कि पता नहीं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जाहिर है उसकी एक वजह ये भी है कि हम अपने यहाँ की माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ करते हैं, जिस तरह से हमने उनको रखा हुआ है, जिस किस्म की हम उन्हें फैसिलिटीज देते हैं और जितनी खुशियां हमने अपने यहाँ की माइनॉरिटीज को दी हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, जिनकी बच्चियां उठा के ले जाई जाती हैं, चाहे वो पारसी हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो या कोई सा भी मजहब हो, हम सबके साथ एक ही जैसा सलूक करते हैं। जी हाँ, यानी कि सबको एक ही जैसा परेशान करते हैं। तो जाहिर है कि जब हम इतना ख्याल करते हैं पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज का, तो हमें भारत में भी जरूर फिक्रमंद होना चाहिए कि आखिर भारत अपने कंट्री में, यानी भारतीय लोग जो वहां पे भारत में मौजूद हैं, उनकी गवर्नमेंट हो गई, उनकी स्टैब्लिशमेंट हो गई, या जो लोग भी भारत की पॉलिसी बनाते हैं और वहां पर रहते हैं, वो लोग अपने यहाँ की माइनॉरिटीज, यानी कि खास तौर पे पाकिस्तानी तो नहीं लेकिन जो हिंदुस्तानी मुसलमान वहां पे रह गए, उनके साथ क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस हर वक्त बात करते रहते हैं, मिनिस्टर्स बात करते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बात करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं, अगर हम कोई एग्जांपल सेट कर दें कि देखें जी हमारे यहाँ कितना अच्छा हो रहा है, तो मेरे ख्याल है भारत भी हमसे बहुत कुछ सीखेगा, सीखना भी चाहिए। देखिए जरा हम कितना अच्छा सलूक करते हैं। बहसीत गैर मुस्लिम बहसीत गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है। सर, आप देखें, रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना, जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें, केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर, मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर, मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि धनेश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। तो ये अमल देकर धनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो जखीरा अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर धनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग करे। जी, ये थे सेनेटर दनीश कुमार, जो बता रहे थे कि अगर वो पाकिस्तान में कोई बात करते हैं कि करप्शन हो रही है या किसी चीज के दाम ज्यादा कर दिए गए, तो उनके साथी उनको कहते हैं कि जी तुम कलमा पढ़ लो। अब यही बात यहाँ तक नहीं रह गई है, बल्कि आप सब जानते ही हैं किस तरह से, अब कई बार मैंने बताया है और आप सब जानते भी हैं कि हिंदू बच्चियों को जिस तरह से उठा के ले जाया जाता है। इस वक्त भी अ, कई लोग जो हैं कराची से और सिंध से मुझे मुसलसल कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो मेरे साथ शो करना चाहते हैं, वो अपनी परेशानी शेयर करना चाहते हैं। लेकिन बात क्या है कि क्या शो कर लेने से, क्या उनकी बात सुन लेने से, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी? अगर ऐसा ही होता तो शायद पिछले 3 साल से, जब से मैं ये शोज कर रही हूँ, किसी ना किसी का मसला तो हल हो गया होता। मगर ऐसा नहीं है।
उनको कोई ना सुनता है, ना कोई समझता है और ना ही कोई मदद के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही थी जी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन की, और उन्होंने बिल्कुल सही जताया है कि जी भारत में मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, और यकीनन उन्हें कहीं से बहुत सही खबर मिली होगी। लेकिन मैं मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि थोड़ा चाइना की तरफ भी देख लीजिए, भारत को भी कह लीजिए, लेकिन चाइना को भी जरा कहिए, क्योंकि चाइना भी मुस्लिम्स के ऊपर बहुत सुना है कि टॉर्चर कर रहा है। मसाजिद को तोड़ दिया जाता है, उसके बाद मोहम्मद नाम नहीं रखने देते, और उनको काफी मारा पीटा भी जाता है, और इसी किस्म की कई दूसरी न्यूज आ रही है, जिसको इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा था कि हाँ हमें मालूम है, लेकिन हम अलग से बात करेंगे। यानी कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर से तो आप अलग से बात करेंगे, और भारत के लिए आप जाके यूनाइटेड नेशन में बात करेंगे। तो जी हिम्मत कीजिए, और जिस तरह से आप भारत के लिए जाके यूनाइटेड नेशन में बात करते हैं जरूर कीजिए, क्योंकि जाहिर है ये आपका काम है। लेकिन चाइना के लिए भी आप यूएन में जाके बात कीजिए और बताइए वहां यूएन में जाके कि जी चाइना क्या जुल्म कर रहा है चाइनीज मुस्लिम्स पे या उइगर मुस्लिम्स के ऊपर, ताकि जो बैलेंस है ना वो बराबर रहे। ये ना लगे कि भारत को आप कह रहे हैं लेकिन चाइना को नहीं कह रहे, क्योंकि वहां से हम पैसे लेते हैं। वैसे बात तो सच है लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। खैर हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और वरना आप लोग मुझे इधर उधर की बातों में लगा के रखेंगे। अगली न्यूज भी भारत से ही है, और भारत से अगली खबर हम आपको ये बता दें कि जी एप्पल जो यानी आईफोन जो होता है, आप लोग जानते हैं ना, वो वाला एप्पल नहीं जो मैं और बहुत से मेरे साथी अफोर्ड कर सकते हैं, खाने वाला एप्पल नहीं। यानी कि एप्पल आईफोन जो है उसका उसकी जो कहना चाहिए स्टोर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। पहला स्टोर जो है वो भारत में लॉन्च कर दिया गया है, और कहा तो यही गया था कि अब एप्पल आईफोन जो है वो भारत में बना करेंगे। तो हो सकता है कुछ सस्ते भी हो जाएं और हम लोग भी अफोर्ड कर पाए, वरना अभी तक तो आप जानते हैं कि एप्पल आईफोन की जो प्राइस है वो कितनी ज्यादा है। मगर खैर ये भी एक अच्छी खबर है, ये भी एक कहना चाहिए कि अचीवमेंट है भारत के लिए कि उन्होंने जो है इस किस्म से आईफोन हो चाहे ये जिसपे मैं और आप बात करते हैं यूट्यूब, इनके ऑफिसेज या कई दूसरे ऑफिसेज जो हैं वो भारत में खुलते चले जा रहे हैं, उनके ऑफिसेज वहां आते जा रहे हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान भी किसी ना किसी तरीके से अपनी इकोनॉमी को सही करे, सिक्योरिटी को सही करे, ताकि हमारे पास भी लोग आया करें, हमारे पास भी कंपनीज ओपन हो, और हम थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में से निकले जिसमें हम फंसे हुए हैं, यानी कि इकोनॉमी में भी। और जिस तरह से यहाँ पे एक तरीका बन गया है कि कभी टीटीपी वाले आ रहे हैं, वो आके आपको मालूम है कि हंगामा करके चले जाते हैं, तो कभी कुछ। तो थोड़ा सा पाकिस्तान को इसके ऊपर भी काम करना होगा। लेकिन खैर फिलहाल हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। या दूसरी क्या कोशिश है कि जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसके बीच में और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट इदारे, फौज के इदारे के बीच में फासले बढ़ाए जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, किसी ना किसी तरह आपस में ये दो टकरा जाए। इनको ये नहीं फिक्र कि पाकिस्तान में ये हो चुका है एक दफा, जब 19 इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को और फौज को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनका ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर खान साहब ये काम तो आप खुद भी करते रहे हैं, आप खुद भी बार बार यही बात करते रहे, तो अब हम कैसे मान लें कि अब इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। बहरहाल बात हम करेंगे राना सनाउल्लाह साहब की। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि जी दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, लेकिन इलेक्शन जो है वो 14 मई जो डेट दी गई है, यानी कि अदालत की तरफ से कहा गया है कि जी इलेक्शंस करवा दिए, वो नहीं हो सकते। उनका कहना ये है कि अब ये बात पत्थर पर लकीर है कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे केपी के और पंजाब के। खैर अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन बहरहाल एक हंगामा है पाकिस्तान में, और कुछ समझ नहीं आ रही कोई भी जो है वो एक पाकिस्तान को लेकर, जिसे कहते हैं पाकिस्तान को संभालने की तरफ लेकर बात नहीं कर रहा। सबको अपनी अपनी कुर्सी की ही पड़ी हुई है। बात हम करेंगे जी डीजीआईएसआई नदीम अंजुम साहब की। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की हम बात करेंगे, और उनकी बात भला क्या करेंगे हम आपको बताते हैं कि अभी रिसेंटली जो है वो नदीम अंजुम साहब ने बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के जो एक टेररिस्ट कहा जाता है उसको अरेस्ट किया है, और इसके ऊपर जो है पूरी पार्लियामेंट ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने टेबल बजाकर जो है, यानी मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर मुबारकबाद देनी थी तो मैं टेबल बजाने की क्या जरूरत थी, लेकिन 12 टेबल बजाकर उनको यानी कि नदीम अंजुम साहब को मुबारकबाद दी है कि वाह वाह जी क्या कमाल किया है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है
अगर टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि चले ये तो कोई नया टेररिस्ट पकड़ा, इन्होंने क्या कहा, ये जा रहा है कि बलूचिस्तान नेशनल आर्मी का कोई है, उसको इन्होंने पकड़ा है और उसको टेररिस्ट बताया जा रहा है और इसी के लिए मुबारकबादें भी दी जा रही हैं। लेकिन जो पहले टेररिस्ट आपने ऑलरेडी पकड़ रखे हैं, यानी कि वो हाफिज सईद, वो अक्सर बाहर घूमता फिरता नजर आता है, उसको आप सजा कब देंगे? ठीक है, दे दी सजा, 31 ईयर्स के लिए जेल में आप कह रहे हैं कि रखा है, मगर वो तो बाहर टहल रहा होता है, तो उसका क्या करना है? उसके बाद आपने जो है वो इसी तरीके से सैयद सलाउद्दीन, उसके ऊपर क्या करना है? और वो जो पेशावर में आप जानते हैं एपीएस स्कूल में जो अटैक हुआ था और वहां से जो टेररिस्ट जिसने माना था एहसानुल्लाह एहसान, और वो हमारी एजेंसीज के कब्जे में था, वो वहां से पूरी फैमिली समेत छूमंतर हो गया। उसको सर कब पकड़ के दोबारा ला रहे हैं? और सबसे पहले तो उसको छोड़ा क्यों गया था? इसलिए कि उसको किसी दूसरी कंट्री ने या किसी शाह ने आके नहीं उसको भगा दिया था, उसको हमारी एजेंसी ने ही उसकी पूरी फैमिली के साथ बाहर निकाल दिया किसी और कंट्री में। तो इस किस्म के जो यहाँ पे आपने पाल के रखे हुए हैं और साथ साथ आप क्या क्या नाम है वो, दाऊद इब्राहिम और कितने लोग हैं, तो इन सबको भी जो है अगर आप सब प्रॉपर सजा दे दें, या जिनको भारत कह रहा है कि आप हमें दे दें, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चले दाऊद इब्राहिम तो फिर भी उन्हीं का है ना, सिटीजन भी उन्हीं का, उसको न जाने क्यों रख के बैठे हुए मियादाद साहब, यानी कि जावेद मियादाद साहब के समधी भी है वो, उससे बात करें उनसे और कहें जी अपनी समधी का एड्रेस दो और फिर उसको पकड़ के जी आप भारत के हवाले कर दें। अगर भारत से आपको टर्म्स बेहतर करने हैं, जो बार बार कहा जाता है कि जी 10-20 साल के लिए जो है कश्मीर का इशू साइड पे रख देते हैं, या इसी किस्म की और बातें की जाती हैं, ट्रेड ओपन करनी है, बातचीत करनी है, ये सब कुछ कहा तो जा रहा है, लेकिन ये सब बातें करने के लिए भारत की तरफ से सिर्फ एक ही शर्त है, और वो ये कि इस किस्म के लोग, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसूद अजहर हो गया, चाहे दाऊद इब्राहिम हो गया, जब तक इस किस्म के लोगों के ऊपर आप रोक नहीं लगाएंगे तो लगता नहीं कि भारत जो है वो बात करने के लिए आएगा या आपको बुला के आपसे किसी किस्म का भी डायलॉग हो पाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस पे थोड़ा सा सीरियस होके काम करें, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें और पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो। जितना ज्यादा हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे टर्म्स अच्छे होंगे, उतना ही बेहतर होगा। साथ में आपको ये बता दूं जी, इसाक डार साहब यानी कि जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने जी आईएमएफ से बातचीत करने के लिए अमेरिका जाना था, और कहा यह जा रहा था कि अमेरिका जब वो जाएंगे तो वहां पर जाकर उनकी बातचीत ना सिर्फ ये कि आईएमएफ वालों के साथ होगी, बल्कि कुछ गल्फ कंट्रीज के भी लोग होंगे, जो कि बहुत बार हमने देखा है कि जिस वक्त आईएमएफ की तरफ से हमें कुछ फंड मिलता है तो साथ ही सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और यूएई और इसी किस्म से दूसरी कंट्रीज जो हैं वो भी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो कहा तो यही जा रहा था कि जी इसाक डार साहब वहां जाएंगे अमेरिका, और वहां जाकर आईएमएफ के डेलीगेशन जो है, बल्कि आईएमएफ की जो टीम है, सॉरी, उससे बात करेंगे और उसके बाद जो है वो फंड लेने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, और कोशिश करेंगे। मगर इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो दूसरी गल्फ कंट्रीज के लोग हैं उनसे भी मुलाकात होगी और अमेरिका में ही होगी। लेकिन अभी अचानक पता चला है कि इसाक डार साहब ने अपना वो ट्रिप कैंसिल कर दिया है। अब इसाक डार साहब फिलहाल अमेरिका नहीं जा रहे। होना तो ये चाहिए था कि इसाक डार साहब को रिजाइन करना चाहिए था, और मिफ्ता इस्माइल साहब जो उनसे पहले थे, अच्छा भला काम भी कर रहे थे, उन्हीं को दोबारा लाना चाहिए था ताकि वो एक सही तरीके से फाइनेंस को मैनेज करते। लेकिन जाहिर है इसाक डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं, दूसरी कई रिश्तेदारियां भी बताई जाती हैं, शायद कजन वगैरह भी हैं। तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी अगर मुल्क का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, लेकिन मेरे समधी का ना हो। तो यही देखते हुए उन्होंने अभी तक इसाक डार साहब को जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर ही रखा हुआ है और वो रिजाइन करते नहीं दिख रहे। हम एक वीडियो देखते हैं। तुम्हें सर्च और रिसर्च का फर्क समझ नहीं आ रहा। कहते हैं आप जरा समझा दें। मैंने कहा अजीजिया में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जिसे इत्तेहाद स्टेडियम कहते हैं। उसमें फुटबॉल की गेम अरब खेलते हैं, फुटबॉल का खेल खेलते हैं। अब मुझे बताओ, जब रात को ग्राउंड में दो टीमें खेलने के लिए उतरती हैं तो रात को बड़ी बड़ी लाइटें लगाते हैं। ये लाइटें क्यों होती हैं? ताकि रात को दिन के मंजर में बदल दें। उस लाइट को क्या कहते हैं? बोलिए ना, क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? बात समझो। उस लाइट का नाम क्या है? सर्च लाइट। अब एक खिलाड़ी आ रहा था गेंद लेके, वो जब बिल्कुल करीब पहुंचा है और गोल करने लगा था, ऊपर एक बच्चा है, उसने लाइट को ऑफ कर दिया, फिर ऑन कर दिया। इसे क्या कहते हैं?
बोलिए ना, रिसर्च इसे क्या कहते हैं? तो जब जल रही थी तो सर्च लाइट थी, जब ऑफ करके ऑन की तो अब क्या बना? बोलिए ना। तो रिसर्च जब वो बच्चा लाइट को करेगा तो तुम उस बच्चे पर खुश होगे ना, पुत्र शाबाश तू बड़ा कम कीता है, कहोगे कहते यार किस। जी, ये थे मौलाना साहब और ये फर्क बता रहे थे आपको सर्च और रिसर्च का। बहरहाल हम यहाँ से जी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, क्योंकि मौलाना साहब तो इसी किस्म की बातें करते रहते हैं। मगर फिर भी फवाद चौधरी साहब, जी हाँ, आप सब जानते हैं फवाद चौधरी साहब को। फवाद चौधरी साहब का कहना ये है कि जी केपी के और उसके साथ साथ पंजाब की असेंबली को तोड़ देना जो है, यानी जो डिसॉल्व किया इमरान खान साहब ने, वो एक गलती थी। यानी कि अब ये बात मान रहे हैं फवाद चौधरी साहब के ये दोनों असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए थे। मगर अब क्या हो सकता है, फवाद साहब, उस वक्त आपको समझाना चाहिए था खान साहब को, जो कि आपने नहीं समझाया। कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। जी हाँ, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का कहना है कल तक जो लोग जेलों में थे आज वो असेंबली में बैठ के तकरीर कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर आप लोगों के ऊपर केस बना देंगे तो जाहिर है अगर आप उन्हें जेल में डाल देंगे तो यही होगा। लेकिन आपके चहीते इमरान खान साहब, जिनके ऊपर बेशुमार केसेस बने हुए हैं, और खान साहब 1 घंटे के लिए भी जेल में नहीं गए, शायद उसकी वजह यही है कि खान साहब के ऊपर कोई इस किस्म का कलंक या इस किस्म का दाग आप नहीं लगने दे रहे कि कल को आप इमरान खान के लिए भी यही कहें कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो तो जेल जा चुके हैं और अब वो असेंबली में बैठे हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको जी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनका कहना है अगर लार्जर बेंच ना बना तो आईनी बहरान के बायस इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खतरा है। यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जी पाकिस्तान में मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगने का खतरा है। तो सर, आप किस लिए हैं? आप क्या सिर्फ बाहर फॉरेन टूर्स करने के लिए रखे हैं या कोई और काम भी करेंगे? तो ये काम तो आपका है कि इस सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाला जाए और बचाया जाए। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी चीफ जस्टिस नजरिया जरूरत के खिलाफ डट कर खड़े हैं। एतजाज एहसन साहब, जी हाँ, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब जो हैं वो भी चीफ जस्टिस का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चीफ जस्टिस का साथ देने का मतलब है इमरान खान साहब का भी साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि 5 मिनट से भी कम वक्त की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज कुरान को 20 नंबर देने का खुद क्या होता है ये खुद नोटिस का केस जो है, खुद नोटिस केस, सॉरी, उसको जो है वो बंद कर दिया। यानी कि सो मोटो जो लिया जाता है और जो कहा गया है कि जी जो हाफिजुल कुरान आके पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कहा गया है, पंजाब जो एजुकेशन बोर्ड है उन्होंने कहा है कि जी 20 मार्क्स मिलेंगे, जो कि कुरान हिफ्ज करके सुना देगा तो उसको 20 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। उसके ऊपर केस किया गया था और उस केस को जो है वो 5 मिनट में सुन के बंद कर दिया गया कि जी अभी फिलहाल ऐसे ही चलने दे। तो अब देखते हैं जो लोग नहीं सुना पाएंगे उनका क्या हशर होगा। बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज है जी अदालती फैसले के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन कराना का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जी ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, राना सनाउल्लाह भी यही बात कर रहे हैं और दूसरे लोग भी यही कुछ कह रहे हैं कि जी 14 मई को जो है वो इलेक्शंस नहीं हो सकते। मगर देखते हैं हम आगे क्या होता है। हम आपको अपडेट रखते रहेंगे। आप हमें देखना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।